डेंजर जोन, हमारा खास शो आपके लिए जहां हम सिर्फ बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनसे आपको दूर रहना है, जहां निवेश करके आप पछता सकते हैं, जहां आपको नुकसान पहुंच सकता है। कौन से वो प्रिसाइज स्टॉक्स हैं, उन पर बातचीत करने के लिए या फिर उनकी पूरी डिटेल्स लेकर मेरे कुछ सहयोगी मौजूद होते हैं। साक्षी बताती हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक स्टीप रिएक्शन डाउनसाइड की तरफ देखा जा रहा है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से, ताकि आप समझ सकें कि आज जो खराब खबर आई है उसके मायने क्या है और यहां से स्टॉक कितना और नीचे जा सकता है। और साथ ही कुछ ऐसे शेयर बताते हैं जहां पर ब्रोकर हाउसेस बिकवाली की राय दे रहे हैं। लेकिन अभी यूको बैंक के अर्निंग्स आए हैं, उनको देख लेते हैं। 210 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 7110 करोड़ का घाटा हुआ है। स्टॉक 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज 6 सरकारी बैंकों के नतीजे आने हैं और आप यूको बैंक की प्रिसाइसली बात करें तो अनुमान था कि नंबर्स खराब रह सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खराबी आंकड़ा है। नेट एनपीए 6.51% से बढ़कर 9% पर रहा है। साथ ही मुनाफे से घाटे में ये बैंक आया है। 210 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले जो घाटा है वो 1710 करोड़ रहा है। प्रोविजनिंग देखिए कितनी की है बैंक ने, 970 करोड़ से जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो बढ़कर 2340 करोड़ रहा है। और हायर प्रोविजनिंग की वजह से ही बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर दिखा है। और देखिए एसेट क्वालिटी कितनी डेट्रॉइट हुई है, 6.51% से बढ़कर बैंक का जो नेट एनपीए है वो 9% के आसपास है। और एक स्टीप रिएक्शन, स्टॉक हालांकि सुबह से प्रेशर में था, लेकिन इन खराब अर्निंग्स के आने के बाद थोड़ा और नीचे आया और अब करीब करीब 2.25 रुपए नीचे, यानी 6.5% की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। साथ ही जो ग्रॉस एनपीए है वहां भी इजाफा हुआ है और जो ग्रॉस एनपीए है वो 10% से बढ़कर 11% के आसपास आए हैं। तो एक खराब नतीजे पोस्ट किए हैं बैंक ने। 6% की कमजोरी ऑलरेडी स्टॉक में देखी जा रही है। बहुत संक्षेप में अविनाश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे यूको बैंक की इन अर्निंग्स पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि कंपनी का अपने रिजल्ट्स अपॉइंट करेगी तो काफ़ी ख़राब नंबर्स आएंगे, लेकिन ये एसेट क्वालिटी जो ख़राब हुई है, हमको लगता है कि इसमें काफ़ी राइट ऑफ्स बैंक को और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कॉर्पोरेट्स को पैसा लेंड किया है जहाँ से अभी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट लग रही है। तो आई थिंक an expert group set up by the Department of Industrial Policy and Promotion. The Secretary Shri Ramesh Abhishek is here. If there are any detailed queries, even he will be able to respond to them. And this group, after a lot of sittings and public consultation, had prepared a draft document and submitted its recommendations to the government, which in turn was examined by the group of secretaries of the Government of India, because IPR was actually cutting across various ministries. And finally, the final draft was placed before the cabinet yesterday, and the cabinet granted an approval to the IPR policy. IPR policy के पीछे उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और नए नए इन्वेंशंस आते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस बढ़ता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम्स, उसके कानून, उसकी इन्फोर्समेंट की मशीनरी, ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। और अगर हम देखें कि इसका जो वाइड स्प्रेड है वो कितना है, हमारे यहां विभिन्न क्षेत्रों के साथ ये डील करते हैं इसके कानून। The trademark law is in place. It deals with commercial identity. It deals with commercial names. It deals with the trade dressing and the commercial identity of the product. And one of the underlying factors is that each man must sell his product on his own name and own identity. He cannot steal anybody else's identity. And therefore, if you steal somebody else's identity and piggyback on it, it's a commercial theft.
it creates aberrations in trade. Now, in India, we have a very effective and a robust trademark law in place, but the policy deals with the mechanism of trademark registration. बहुत लंबा समय लगता है उसकी रजिस्ट्रेशन में, और अब जो योजना है कि आने वाले महीनों में जो सालों साल लगते हैं ट्रेडमार्क्स रजिस्टर कराने में, ये सब अब ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। ट्रेडमार्क ऑफिसेज मॉडर्नाइज हो गए हैं और इसको कुछ महीनों तक लाना है, और 2017 तक केवल 1 महीना लगेगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में। So capacity building within the government is one of the objects of this policy. कॉपीराइट का कानून है और उसके संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पहले जो कॉपीराइट का कानून होता था वो केवल किताबें और पुस्तकों के साथ संबंध रखता था, और इसलिए कॉपीराइट एक ऐसा आईपीआर लॉ था जिसका प्रशासन एचआरडी मंत्रालय करता था। तो कल यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी अब डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी होगा, जो कॉपीराइट के संबंध में नोडल मिनिस्ट्री होगा, लेकिन अन्य विभागों से उनको कंसल्टेशन की आवश्यकता रहेगी। तो सेक्रेटरी आईपीपी विल बी द नोडल ऑफिसर, ही विल कंसल्ट अदर्स। और इसके पीछे कारण यह है कि जो केवल पुस्तकों के साथ संबंध रखता था, अब सारी म्यूजिक इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, म्यूजिक का कंपल्सरी लाइसेंसिंग और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखती हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स भी अब कॉपीराइट में कवर्ड हैं, और उन विषयों का एचआरडी से कुछ कम संबंध था, पुस्तकों का है। म्यूजिक और सिनेमा इसका आईएनबी से संबंध है। तो इसलिए नोडल ऑफिसर आईआईपी रहेंगे, लेकिन इन संबंधित विभागों के साथ वो करेंगे। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर्स एक्ट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको देखता था, इसी आधार पर उसको भी कल से उसके नोडल मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ आईआईपी के साथ शिफ्ट कर दिया गया है, और जो प्रिंसिपल इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी आईआईपी विल डिसाइड, ये उनके साथ संबंधित रहेगा। इसके अलावा डिजाइन एक्ट है, और बहुत बड़ा महत्व इसमें पेटेंट के कानून का भी है। और इसके साथ साथ अब एक नया एरिया जो काफी इमर्ज कर रहा है आईपीआर में, वो ज्योग्राफिकल इंडिसेस का, कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका किसी भूगोलिक क्षेत्र के साथ संबंध होता है। पहले ये केवल वेस्टर्न देशों में कुछ प्रोडक्ट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन था कि स्कॉच विस्की स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड से संबंधित है, शैंपेन फ्रांस के साथ संबंधित है, लेकिन अब बासमती राइस से लेकर कांजीवरम साड़ी और दार्जिलिंग टी, ये सब ऐसे हैं जिनका कि भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संबंध रहता है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को आप सुन रहे थे प्रेस ब्रीफिंग करते हुए। कैबिनेट ने आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी को मंजूरी दी है, और मकसद यही है कि अलग अलग सेक्टर को प्रोत्साहन मिले इस पॉलिसी के आने के बाद, क्योंकि पर्पस यही था इसको फॉर्मुलेट करने का, ताकि जो इनोवेशन है उसको फोस्टर कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेशन मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक प्रमोशन मिले। तो उस पर्सपेक्टिव से काफी अहम ये डेवलपमेंट है। लेकिन शुरुआत करेंगे डेंजर जोन की, और सबसे पहले चलते हैं साक्षी के पास और जान लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज एक बिकवाली देखी जा रही है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से। बताइए साक्षी, कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत आज करेंगे पोलारिस कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग नतीजे कंपनी पोस्ट करते हुए नजर आई है। नतीजों के बाद ही का आज रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि 7.5 रुपए की कमजोरी शेयर पे देखी जा रही है। मुनाफे में फ्रंट में सबसे ज्यादा हिट होते हुए का कंपनी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3.2 करोड़ से घटकर जो इस टाइम प्रॉफिट्स आए हैं वो केवल 20 लाख रुपए के हैं, और जो कि काफी डैम्पनिंग इफेक्ट रहा है। आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में ही काफी रिड्यूस यहाँ पर होता हुआ हमने देखा है, क्योंकि आप देखिए
12.07% से घटकर 8.66% तक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी हिट होते हुए नजर आया है। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज पर भी देखने को मिला है और यही वजह है कि हमने आज इसको डेंजर जोन में लिया है। मुनाफे में दबाव की वजह से आज इसके शेयर पर दबाव देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं 20 रुपए तक की कमजोरी इस शेयर पर देखने को मिल रही है। Q4 का अगर मुनाफा आप देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास से घटकर 89 लाख का यहाँ पर मुनाफा क्लॉक इन किया है कंपनी का। खास तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर हिट होते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से इतना उन्होंने नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी है। अगला शेयर होगा, इनफैक्ट 2 शेयर्स की बात करते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशंस और यूनाइटेड ब्रूअरीज की। दोनों पर जो आज दबाव देखने को मिला है वो MSCI इंडिया इंडेक्स से बाहर होने की वजह से देखने को मिल रहा है और दोनों को ही निकाला गया है बाहर और उसी का रीजन है कि यहाँ पर एक डिप देखने को मिल रहा है। आखिरी शेयर जो होगा मेरी तरफ से होगा आइशर मोटर्स का। वैसे काफ़ी साउंड कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने और काफ़ी मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखेंगे सेल्स में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन जो आज नेगेटिव खबर आई है उसका इंपैक्ट इस शेयर पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है और बड़ी ब्लॉक डील्स के जरिए यहाँ पर हिस्सेदारी बेची गई है। कुल देखा जाए 2100 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेची और उसके बाद अब जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50.67% हो गई है। जो रिलीफ की बात है वो ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए कि आगे और हिस्सेदारी बेचने की यहाँ पर कोई योजना नहीं है, वो एक रिलीफ हो सकता है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी 4 से 5% तक की वीकनेस इस शेयर पर देखने को मिल रही है। श्योर साक्षी, बट स्वाति, जैसे साक्षी ने आज 5 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, पोलारिस कंसल्टेंसी, यूनिप्लाई, अर्निंग्स के चलते हुए रादर कंसर्न्स था, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज MSCI से बाहर होने के चलते हुए एक दबाव देखने मिल रहा है शेयर्स में। एंड आइशर मोटर्स पर तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कमेंट बनता है। और आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक्स में से कौन कौन से टेक्निकली वीक लगते हैं, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट? टेक्निकली अगर हम लोग चारों स्टॉक में रीड करती हूँ ना टेक्निकल चार्ट्स, तो आई बिलीव कि पोलारिस एंड आरकॉम थोड़े वीक लग रहे हैं ये लेवल्स पे, क्योंकि पोलारिस ने सब एवरेजेस का कट डाउन दिया है, से 200 डे मूविंग एवरेज के ट्रेड के नीचे चल रहा है फिलहाल। एज ऑफ नो करंटली ट्रेडिंग एट 191 ऑल लेवल्स एंड अपसाइड 198 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। आज अगर उसके नीचे वापस क्लोजिंग रखता है तो सेलिंग प्रेशर लाइकली टू कंटिन्यू। ये स्टॉक गिर सकता है एट अराउंड 175-170 लेवल्स तक गिर सकता है ये। तो ओवरऑल वीक पोलारिस पे थोड़ा सा बैरिश है एज सच, क्योंकि सेलिंग प्रेशर्स आ सकता है अगर ये वापस 190 के लेवल के नीचे क्लोजिंग रखे। सेकंड वन इज आरकॉम। आरकॉम कंटिन्यूसली फ्रॉम 60 और लेवल्स फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में है। भले आज MSCI इंडेक्स से निकाल दिया गया हो, बट सेलिंग प्रेशर्स अभी भी जारी है। एंड ये प्रोबेबली ये न्यूज़ का काफ़ी 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं ये पर्टिकुलर सेल ऑफ एज सच। अगर ये स्टॉक वापस 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूस एटलीस्ट फॉर 2 ट्रेडिंग सेशंस, तो आई बिलीव कि ये स्टॉक नीचे वापस 45 के लेवल तक आ सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स पे कोई बाई पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। अगर किसी के पास डेफिनेटली होल्ड हो तो ट्राई टू एग्जिट इट आउट ऑन एवरी राइज। अविनाश, ये 4 स्टॉक्स जिनका जिक्र किया साक्षी में, इसमें यूको बैंक भी ऐड कर देते हैं तो ये 5 स्टॉक्स हो जाते हैं, आरकॉम, यूनिप्लाई, पोलारिस, आइशर मोटर्स और यूको बैंक। इनमें से कोई स्टॉक जो आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियरली यूको बैंक और जो पोलारिस कंसल्टेंट्स है, ये दोनों ही शेयर्स मुझे लग रहे हैं कि फंडामेंटली काफ़ी वीक है। और अगर यूको बैंक की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि इनके जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है वो कंपनीज अभी मोर और लेस बैंकरप्ट हो चुकी है और यहाँ पे पैसा वापस आएगा नहीं। तो करंटली जो भाव चल रहा है जहाँ पे शायद और एक भारी गिरावट आ सकती है। मेरे ख्याल से पोलारिस कंसल्टेंट और यूको बैंक से मेरे ख्याल से ये क्लियरली डेंजर स्टॉक सिग्निफाई करते हैं और इनमें से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। जी चलिए अब सीधे चलते हैं संदीप के पास और जान लेते हैं एक स्टॉक जहां पर ब्रोकर हाउसेस बिकवाली की हिदायत दे रहे हैं। बताइए संदीप, कौन सा वो प्रिसाइज स्टॉक है जहां पर नियर टर्म में प्रेशर आ सकते हैं एज पर ब्रोकर इंस्टीट्यूशंस? शुक्रिया दीपाली। एशियन पेंट का शेयर चुना गया जहां पे रेलीगेयर की एक सेल रेटिंग है। इनफैक्ट अपनी जो सेल रेटिंग है उसे वो मेंटेन कर रहे हैं। लक्ष्य वो सुझा रहे हैं 800 रुपये के आसपास का। मौजूदा भाव से देखें तो करीब 14-14.5% के आसपास की डाउनसाइड नजर आती है। हाल ही में इस कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए थे। रेलीगेयर का मानना है कि जो नंबर्स थे वो उनके अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन शेयर के जो वैल्यूएशंस हैं वो उनको महंगे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो सेल कॉल है उसे मेंटेन किया है। Q4 में अगर आप देखें जो बिक्री है उसमें 12% और जो एडजस्टेड मुनाफा है उसमें 19% की बढ़त देखने को मिली। एबिटा मार्जिन्स में भी करीब 2% के आसपास की बढ़त आई, लेकिन जो एडजस्टेड मुनाफा था
उसमें रेलीगर के अनुमान से कम बढ़त देखने को मिली और एडजस्टेड मुनाफा रेलीगर मान के चला था कि करीब 430 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स पोस्ट किए हैं। एक तो इनकी जो अदर इनकम है उसमें कमी देखने को मिली और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन और साथ ही साथ जो टैक्स रेट में बढ़त आई है उसकी वजह से इनका जो मुनाफा है उसमें कम बढ़त देखने को मिली। शेयर में उनका मानना है कि जितनी भी अच्छी खबरें या तो फिर जो अच्छे नतीजे हैं उनका इंपैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, यानी कि शेयर इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है और आगे इनकी जो ग्रोथ रेट है उसमें धीमापन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो मार्जिन हैं उसमें शायद नियर टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। यही नहीं, इन्होंने जो नए इनिशिएटिव्स में निवेश किया है उसकी वजह से भी आने वाले समय में जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। FY18 के अनुमानित EPS की अगर आप बात करें तो करीब 25 रुपए के आसपास का है, जिसके बेसिस पे शेयर करीब 37.5 के P मल्टीपल पर फिलहाल अवेलेबल है, जो कि काफी महंगा उनको नजर आता है। और जैसा कि नियर टर्म के चैलेंजेस नजर आ रहे हैं रेलीगर को, उनका मानना है कि इस शेयर से निकल जाना ही बेहतर रणनीति होगी। 800 तक की डाउन साइड उनको नजर आती है, मौजूदा भाव से करीब 14-14.5% एक शेयर गिर सकता है। श्योर, बट अविनाश, जैसे संदीप बता रहे थे, लार्जली यहाँ पे एशियन पेंट्स पर रेलीगेयर का एक लार्जर कंसर्न बना हुआ है। 800 के और लेवल्स टेस्ट कर सकता है, ऐसा रेलीगेयर का मानना है इनफैक्ट। बट उन्होंने जो कंसर्न्स हाईलाइट किए थे वाज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। आपको क्या लगता है कि एशियन पेंट की स्टोरी कैसी है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपका सजेशन देते हैं? नहीं मनोज, मैं समझता हूँ कि अगर हम शॉर्ट टर्म नज़रिया ले तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स का अभी जो मार्केट कैप है वो करीबन 85,000 करोड़ है, जो काफ़ी रिच और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए वो इन लाइन थे। वॉल्यूम ग्रोथ पे पॉजिटिव सरप्राइज था, 12% का आया। आने वाले साल में भी होपफुली ये वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि ये एक क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक है, जहाँ पे प्रमोटर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डिविडेंड पे आउट है, यहाँ पे डेफिनेटली अगर आगे 2 साल का नजरिया ले तो कोई भी गिरावट अगर आती है क्लियरली अगर 850 या 800 के करीब, तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको होल्ड करना चाहिए और फ्रेश इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे करना नहीं चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मार्जिनल सेल ऑफ आए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव डेफिनेटली वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में लग रहे हैं। आप देख रहे हैं डेंजर जोन, जहां हम आगाह करते हैं आपको कुछ ऐसे शेयरों से जहां आपको निवेश से बचना है और निवेशित हैं तो अलर्ट हो जाना है। साक्षी ने बताए थे 4 स्टॉक्स जहां पर आज एक गिरावट देखी जा रही है खराब खबरों की वजह से। उसमें उन्होंने जिक्र किया आइशर मोटर्स का, पोलैरिस का, यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज का और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन का। और 5वां स्टॉक था यूको बैंक, जिसके तभी अर्निंग्स आए थे और खराब सेट ऑफ अर्निंग्स बैंक ने पोस्ट किए हैं। साथ ही एशियन पेंट्स का जिक्र किया संदीप ने, जहां पर हाल ही में हमने एक जोरदार तेजी देखी है, लाइफ टाइम हाइज भी के नजदीक ये स्टॉक पहुंचा और अब माना जा रहा है क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हैं, जो सभी पॉजिटिव हैं वो इस प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और शायद यहां से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखे। तो इसलिए अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है, छोटी अवधि का नजरिया है, तो शायद अपने प्रॉफिट्स बाहर आ जाने का ये सही समय है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ब्राइट है, अविनाश जी मानते हैं। लेकिन अब एक पेनी स्टॉक पर बात कर लेते हैं। बताते हैं आपको एक ऐसा शेयर जहां पर हाल ही में जोरदार तेजी आई है, ना तो फंडामेंटल्स उस तेजी को सपोर्ट करते हैं और ना ही कोई ऐसा न्यूज फ्लो रहा है। सुमित से जान लेते हैं, सुमित कौन सी कंपनी है जहां पर जोरदार मजबूती दिखी है हाल ही में और फाइनेंशियल्स कैसे हैं उस कंपनी के? शुक्र दीपाली, आज जो कंपनी चुन के लाए हैं उस कंपनी का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी का नाम है RCC सीमेंट और कंपनी IT कारोबार के अंदर है। वेबसाइट ढूंढने पे पता नहीं चल पाया कंपनी किस तरह का IT कारोबार करती है, लेकिन हाँ जो BSE में नोटिफाई है उसके हिसाब से कंपनी IT कंसल्टेंसी कारोबार के अंदर है। पिछले 1 साल के से शेयर में करीब 75% का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। जबकि अगर आप इसके फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी को एक भी बार मुनाफा यानी शून्य का आंकड़ा ही वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ना कोई मुनाफा है ना कोई घाटे का आंकड़ा है। बिक्री के लिहाज से भी देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी कुल 35 लाख रुपए की बिक्री की है, यानी कि मोर और लेस 35 लाख की बिक्री पिछले 5 साल में स्प्रेड है। कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 6 लाख, ऐसे करके आंकड़ा पिछले 5 साल में देखने को मिला है। हालांकि कंपनी पे कर्ज नहीं है, प्रमोटर की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है, 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है और कोई हिस्सेदारी गिरवी भी नहीं है। लेकिन हाँ जो सिचुएशन है ट्रबल्ड, वो स्लाइटली डेट को लेकर है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ स्लाइटली डेट भी कंपनी के ऊपर है, तो वो एक और बड़ा कंसर्न है। 8 करोड़ रुपए की महज यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसी के ही आसपास कंपनी की नेटवर्थ भी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें देखने के लिए नहीं है, नंबर भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन शेयर में एक मूव ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। रादर पिछले 1 साल में 9 रुपये शेयर चल के 16 रुपये आया, बल्कि अगर आप 1.5 साल के उठा के देखें तो 8 रुपये चलता हुआ शेयर दोगुने से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन आप इस तेज़ी में ना फंसें और अगर आप निवेश करते भी हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।
जी सुमित बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आरसीसी सीमेंट्स के बारे में आपने हाईलाइट किया, बट स्वाति योर क्विक कमेंट, जैसे सुमित बता रहे थे कि आरसीसी सीमेंट कंपनी का नाम है और यहाँ पे आईटी कंसल्टेंसी के बिजनेस में है, काफी एक ऑपोजिट प्रपोजिशन दिख रहा है इसमें। एंड 8 करोड़ का मार्केट कैप एज वेल एज नेटवर्थ भी इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव। गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि आपकी क्या सलाह है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कितना बचने की जरूरत है ऐसे शेयर से? इनफैक्ट स्वाति से कमेंट लेंगे, लेकिन अविनाश आपको जी अविनाश से कमेंट ले लेते हैं। अविनाश आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जी मैं समझता हूं कि दीपाली इस शेयर में मेरे ख्याल से जो पेनी स्टॉक आप लोगों ने जो ढूंढा है, आई थिंक क्लियरली एक स्पेकुलेटिव और वीक बिजनेस मॉडल सिग्निफाई करता है। अगर कंपनी का नाम आरसीसी सीमेंट है और वो आईटी कंसल्टेंसी करती है तो पहली बात तो कंपनी के बिजनेस मॉडल पे एक डाउट आता है, और क्या आईटी बिजनेस में ये काम करते हैं ये भी एक ऑब्जर्वेंट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से 8 से 16 रुपए इसलिए है क्योंकि शेयर काफी सस्ता है। सस्ते शेयर में शायद रिटेल इन्वेस्टर इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि उनको निवेश कम करना पड़ता है। लेकिन क्लियरली मेरे ख्याल से जो भी मुनाफा टेबल पे इनको मिल रहा है वहां से बिकवाली करके अपने प्रॉफिट्स टेबल पे ले जाए। मेरे ख्याल से यहां से निकलना ही ठीक रहेगा। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वालिटी कंपनी या क्वालिटी शेयर लगता नहीं है। निकलना ही यहाँ से बेहतर रहेगा। और देखिए पर्पस यही है आपको बताने का, आरसीसी सीमेंट या फिर हर रोज जो हम एक कंपनी बताते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में लिक्विडिटी पहली चीज कम होती है, फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग होते नहीं है जो इस तेजी को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में ऐसे शेयरों में फंसने की भी संभावना काफी ज्यादा होती है। वॉल्यूम्स कम रहते हैं, आप खरीद तो लेंगे लेकिन जब आप इनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ट्रैप हो सकते हैं। और अगर प्रिसाइसली आरसीसी सीमेंट की बात करें तो 2015 की शुरुआत में जो स्टॉक का भाव होता था वो 47 रुपए का होता था, फिर महज 2 महीने के अंदर अंदर ये 47 रुपए से सीधे 8 रुपए पर पहुंचा। 8 रुपए की रेंज में ही रहा कई महीने तक और वापस बीते 6 महीने में 8 से 16 का हो गया। तो आप देखिए कितना वाइल्ड मूव रहा है। 47 से सीधे 8 रुपीज का प्राइस और 8 से फिर 16, तो ट्रैप होने की संभावना यहाँ पर काफी रहती है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने 47 रुपए पर ये स्टॉक खरीदा हुआ होगा, तो आप उनकी सिचुएशन देखिए रेदर देन उनकी जिन्होंने 8 से 16 का भाव देखा है। तो अलर्ट रहिए, निवेश अगर आपने किया हुआ है तो बाहर आना शुरू कर दीजिए, और अगर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं इस तरह के पेनी स्टॉक से तो दूर रहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो क्वालिटी स्टॉक्स को आप चुनिए। एक छोटे से इनफैक्ट शुक्रिया अविनाश आपका भी और स्वाति आपका भी डेंजर जोन में शामिल होने के लिए और मिड कैप बाजार में सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।